हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ फैराडेज लॉ। हमने सिखाया था आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता था कि जैसे ही हम करंट पास करते थे तो कुछ एक सब्सटेंस कैथोड पे और कुछ सब्सटेंस कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे निकलता था। तो वही कितना निकलता है उसी को बताने के लिए फैराडेज ने दो लॉ दिया था। पहला लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सेल। तो कोई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब होता है चार्ज। इसका कहने का मतलब क्या होता है, चार्ज। कितना चार्ज आपका पास किया, ठीक है, उसके थ्रू वो डिपेंड करेगा, वही बताएगा कि जितना चार्ज पास करोगे वो इतना ही क्या होगा, सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। यानी इन दोनों में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट का। यानी कह सकते हो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक यहाँ पे कांस्टेंट डालोगे, कांस्टेंट कहलाता है, होता है Z से लिखते हैं। Z क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और पहले इसको बता देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, W बराबर ZQ। अब Q क्या था, यहाँ देखना, Q क्या होता है, सुनना। हमें पता है एज चार्ज, जो ये जो Q जिसको हम लिखे, ये होता है करंट। करंट को आप I इंटू टाइम T, करंट आपको लेना है एम्पियर में और टाइम आपको लेना है सेकंड में, ये याद रखिएगा, ऐसा यूनिट है। यानी Q बराबर क्या हो गया, I इंटू टी। Q बराबर हो गया क्या, I इंटू टी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिएगा तो W बराबर Z इंटू I इंटू टी। यही है आपका फर्स्ट लॉ, यही है आपका फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ से हमें फार्मूला क्या मिला, W बराबर Z I इंटू टी। तो यहाँ पे समझो व्हाट इज कॉल्ड Z। Z को बोलते हैं, ये एक तरह का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यानी इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाए थे, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहा कि कितना पदार्थ का मात्रा निकलेगा वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, या कह सकते हो उसको किसके टर्म में लिखते हैं, चार्ज। यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q बराबर क्या था, IT, प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो क्या हो गया, Z। यानी W बराबर Z इंटू I इंटू टी। I क्या है, करंट एम्पियर में, और टाइम याद रखना सेकेंड में लेते हैं, मिनट आवर रहेगा तो उसको बदलेंगे। चलिए रोक के लिखना होगा, लिखिएगा। अब आइए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये जो Z हमने आपको लिखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है समझना। अभी अभी हमने आपको बताया W बराबर Z इंटू Q है। अब एक काम करो, व्हेन करंट बराबर कर दो 1 एम्पियर, करंट बराबर कितना कर दी, 1 एम्पियर, और टाइम बराबर कर दो 1 सेकेंड। तो देखो, तो ये आपका Q जो था वो क्या था, IT। इसको हम IT के ही टर्म में लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम IT के ही टर्म में लिख देते हैं। W बराबर Z इंटू I इंटू टी, Z इंटू I इंटू टी। 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करो तो देन क्या मिल जाएगा, W बराबर Z। तो Z का जो डेफिनेशन हुआ, क्या हुआ सुनना, Z का जो डेफिनेशन हुआ, Z किसके बराबर, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बराबर। यानी कह सकते हो वेट ऑफ सब्सटेंस, जब कब, जब 1 एम्पियर करंट कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए पास करो। तो 12वीं में आपको लिखने के लिए देता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या है, तो वो क्या बोलोगे, ये उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी वेट ऑफ सब्सटेंस है जो कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगा जब हम कितना, 1 एम्पियर करंट कितना सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। ये वाला 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। तो W बराबर क्या मिलेगा, Z। पढ़ लो डेफिनेशन, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उतना सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे, कब, जब 1 एम्पियर करंट पास करते हैं किसके लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो जितना भी वेट डिपॉजिट होगा किसके बराबर होगा, Z के। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन मिल गया। यही था आपका फर्स्ट लॉ। फिर से बोलो, फर्स्ट लॉ में हमने क्या सिखाया,
W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनली हटाए क्या हो गया Z, W बराबर Z इंटू Q, Q को क्या लिखते हैं IT, तो W बराबर Z IT, ठीक है। यहाँ पे Z था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब सुनना सेकेंड लॉ, यहाँ देखो सेकेंड लॉ को समझना। जैसे मान लो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये है आपका सेल A और ये है आपका सेल B, समझना एकदम ढंग से। ये है सेल A और यहाँ पे सेल B, और दोनों को हम सीरीज में कनेक्शन किए। सीरीज समझते हैं, यानी कि करंट क्या होगा, दोनों में सेम सप्लाई होगा, सेम टाइम के लिए सप्लाई होगा। सीरीज कनेक्शन उसी को कहते हो जिसमें क्या होता है, करंट सेम सप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ इसका ये जो करंट जो हम सप्लाई कर रहे हैं, ये जो बैटरी है इसका पॉजिटिव है, ये निगेटिव, इसका पॉजिटिव यहाँ एनोड पे कनेक्टेड है, इसका निगेटिव यहाँ कैथोड पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो तो सेम करंट अगर पास करता है तो इसका रूल क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सुनना। कहता है कि जो वेट ए पे डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, और वेट बी में जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी के। फिर से समझना क्या बोले, जब हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से सेम करंट पास करते हैं, यानी सीरीज में कनेक्शन करते हैं, तो क्या होता है, ए में यानी इस सेल ए में जो वेट डिपॉजिट होगा, सब्सटेंस मान लो ए है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, और बी में डिपॉजिट होगा, जितना भी वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ये कब होगा, जब कहता है व्हेन, सॉरी ये हमने कहा ये कब होगा, ये होगा व्हेन सेम amount of electricity passed through the different cell, अलग अलग सेल से हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे तब ये होगा, ठीक है। क्या बोला, इसी को हमने स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा होगा, समझिएगा क्या कहा, वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस दो बार लिखा गया है, इसको एक बार हटा दीजिए। वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इन डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर इक्विवेलेंट वेट। कहता है कब, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू दी सेल। क्या कहा समझिएगा, यानी ये कहा EA, इसने कहा EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी वेट ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA और वेट ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB, ठीक है। ये हमने लिखा जो स्टेटमेंट कहा। अब इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक काम करो, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो WA बाई WB बराबर करोगे, यहाँ भी एक कांस्टेंट डाल दो, यहाँ भी कांस्टेंट कट जाएगा, क्या मिला, EA बाई EB, ठीक है। हमने फर्स्ट लॉ से क्या पढ़ा था, W बराबर Z इंटू I इंटू T, तो बोलना यहाँ पे ZA इंटू I इंटू T, यहाँ हो जाएगा ZB इंटू I इंटू T, ये हो गया EA बाई EB। अभी सिखाया था मैंने कि चार्ज तो सेम पास कर रहा है, अरे अभी ना देखा कि यहाँ से करंट क्या हो रहा है, सेम पास कर रहा है, तो 5 मिनट अगर इससे पास करेगा तो 5 मिनट इससे भी पास करेगा, यानी क्या हुआ कि ये जो IT है दोनों में सेम है, तो यहाँ से, यहाँ देख लो, यहाँ से T कैंसिल हो गया, I कैंसिल हो गया, यानी क्या मिल गया, ZA बाई ZB इज इक्वल टू EA बाई EB। तो यहाँ से क्या मिला, हम क्या निकाल सकते हैं इसमें से, देन कह सकते हो कि ये जो Z है अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मिल गया, इक्विवेलेंट वेट के, किसके, इक्विवेलेंट वेट के। अब ये क्या हुआ, फिर से एक प्रोपोर्शनलिटी हटा आ गया, फिर से एक प्रोपोर्शनलिटी को इससे को हटाना होगा। अरे जो Z का रेशियो है वही इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है, यानी Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिला, E। अब कहता है फिर से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाना होगा, तो लाएं किधर, सुनना, इसको हम किधर लाएं, अब कांस्टेंट इधर लाएं या इधर लाएं बराबर करने के लिए। तो याद रखना साइंस में क्या करते हैं, जिधर कांस्टेंट पहले से हो,
अगर उधर से फिर से कांस्टेंट लाओगे तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुना करोगे तो एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो सबसे अच्छा है अगर प्रोपोर्शनलिटी लाना है तो उधर लाओ जिधर पहले से कांस्टेंट है। तो बोलना यहाँ पहले से कांस्टेंट किधर है, पहले से आपका कांस्टेंट है जेड। जेड क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लाओगे किधर लाओगे, जेड की तरफ। तो जेड में कौन आया, एफ। तो यहाँ पे याद रखना यही जो एफ है इसी को हम बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, क्या वैल्यू होता है वो बाद की बात। तो जेड बराबर यहाँ बोलेंगे ई बाई एफ। तो ये याद रखिएगा जेड बराबर क्या मिल गया, ई बाई एफ। ये सेकेंड लॉ से आपको मिला, ये सेकेंड लॉ से आपको मिला क्या, जेड बराबर ई बाई एफ। समझो पहले एफ यहाँ पे क्या बोले, फैराडे कांस्टेंट। ये इसका वैल्यू शायद जानते होगे होता है 96,500 कूलम। ये कूलम, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये एक फैराडे का वैल्यू 96,500 कूलम क्या होता है, 1 फैराडे बराबर इतना होता है। कैसे होता है समझिएगा, सुनना एकदम ढंग से सुनना। 1 फैराडे ये बताता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 फैराड। एकदम इसको याद रखिए डेफिनेशन। चार्ज किस पे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, 1 फैराड है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो 1 मोल में कितना नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर सुनना, 1 मोल में नंबर बोलो 6.022 इंटू 10⁻23 और चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसी को गुना करो। देखो ना 16 को 6 से गुना करेंगे तो 96 आएगा। यही आ जाता है आपका, ये सब कट छट के 96,495 होता है उसका एग्जैक्ट वैल्यू। याद रखिएगा 96,500 क्या आ गया, कूलम। तो आज के बाद भूलिएगा नहीं, 1 फैराडे बराबर कितना, 96,500 कूलम। इस वैल्यू को याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, तो स्टेटमेंट में आपको याद रखिएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन फैराडे या प्रूफ 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। कैसे डिफाइन कीजिएगा फैराडे का, 1 फैराडे क्या है, ये टोटल चार्ज है किस पे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। तो 1 मोल का संख्या ये होता है और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है, दोनों को गुना किए कितना गया, 96,500 कूलम। तो चलिए फिर से बोलिए, फर्स्ट लॉ में क्या मिला था आपका, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। सेकेंड लॉ में क्या मिला आपका, Z बराबर क्या, E बाई एफ। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, यहाँ समझना, दोनों लॉ को हम कंबाइन करेंगे। तो दोनों लॉ को जब आप कंबाइन करोगे, बताओ फ्रॉम फर्स्ट लॉ से क्या मिला था, फर्स्ट लॉ से मिला था वेट बराबर Z इंटू आई इंटू टी, कह दो Z इंटू क्यू। फ्रॉम सेकेंड लॉ से आपको क्या मिला, Z बराबर E बाई एफ। चलो दोनों को कंबाइन करो, तो कहता है ऑन कंबाइनिंग, दोनों को कंबाइन जैसे करोगे देन कह सकते हो वेट बराबर E बाई एफ इंटू क्यू होगा। इसको इधर कर दो, E बाई एफ यानी पूरा लिख दो इसको, W बराबर E बाई एफ, इसको हम लिख सकते हैं I इंटू टी। यही फार्मूला आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन बनाने में, लेकिन हम फार्मूला पुटिंग के साथ आपको थ्योरी के भी फॉर्म में बताएंगे। जहाँ पे बोल दो वेर, सारा टर्म तो आप सीख गए थे, लेकिन ई क्या था, ये हमने आपको 11th में चैप्टर में पढ़ा रखा है, मोल में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। नहीं जानते हो तो इसको ऐसे समझो, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है, फार्मूला वेट कह सकते हो। अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर अगर फॉर्म में होगा, डिवाइडेड बाय वैलेंसी, डिवाइडेड बाय वैलेंसी। किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला वेट को वैलेंसी से डिफाइन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इक्विवेलेंट वेट। क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये निकालने का नॉर्मल तरीका है। चलो एक हम छोटा सा आपको पहले बता देते हैं। जैसे मान लो
एक एग्जाम्पल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने का। जैसे मान लो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट मान लो निकालने के लिए कहा, तो सबसे पहले इसका वैलेंसी सोचना होगा। क्या सोचना होगा? वैलेंसी। कैसे सोचेंगे इसको? पहले डिसोसिएट करो। कैसे डिसोसिएट होगा? कैल्शियम 2+ और 2OH-। तो या तो आप टोटल माइनस देख लो या तो टोटल प्लस देख लो। तो या तो माइनस वाला 2 है या तो प्लस वाला 2 है। माइनस वाला 2 कैसे? एक OH पे एक माइनस है तो 2 पे कितना होगा? 2 माइनस। तो क्लियरली दिखाई दिया कि यहाँ जो वैलेंसी होगा, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना हो जाएगा? 2। तो देन अगर इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोलो मेरे साथ, कितना हो जाएगा? इसका फार्मूला वेट कहो या मॉलिक्यूलर वेट कह लो, डिवाइडेड बाय वैलेंसी या वैलेंसी फैक्टर कहो। तो बोलो जी, इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ निकाल सकते हो। कैसे? इसका कैल्शियम का मास 40 और यहाँ 17 को 2 से गुना कर दो, डिवाइडेड बाय कितना? वैलेंसी हो गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 34 और 40, 74 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 35 और 2 37, 37 जो भी आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी से क्या निकाल सकते हो? इक्विवेलेंट वेट। चलो इसका तो वैलेंसी आसान था, कुछ हम ऐसा दे देते हैं जो आपको यहाँ पे भी यूज़ होगा। एक आध दो आप खुद सोच के बताओ। जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको आपको पूछेगा कि वैलेंसी बताओ, तो कैसे वैलेंसी बताओगे? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? हम आपको लिख देते हैं, वैलेंसी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, ये वैलेंसी होगा 6। देखो कैसे, पहले बोलो ये डिसोसिएट कैसे होगा? यहाँ देखना, 2 अल्युमिनियम है और 3 सल्फेट, पहले ऐसे लिख दो, ठीक है। याद रखना, कभी भी डिसोसिएशन करते थे, ये हम आपको पीछे भी सिखा रखे हैं, ध्यान देना, ये नंबर इसका वैलेंसी और ये नंबर इसका वैलेंसी। तो देखो तो कैसे टूटेगा? बोलो, 2 अल्युमिनियम था और 3 सल्फेट था। बोलो, सल्फेट पे ये नंबर गया, कितना हुआ? 2। अल्युमिनियम पे ये गया 3। बोलना, मेटल में कौन सा टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन देने का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ कैसा हो जाएगा? प्लस, और ये लेगा तो कैसा हो गया? माइनस। सोचना मेरे साथ, यानी अल्युमिनियम पे मिला 3 प्लस, यहाँ मिला 2 माइनस। यहाँ देखो, एक अल्युमिनियम पर 3 है तो 2 अल्युमिनियम पे टोटल प्लस कितना? 6। या तो प्लस वाला देखो या तो माइनस वाला, यानी कितना हुआ? यहाँ 6 प्लस, यहाँ 6 माइनस, यानी आपको मिल गया वैलेंसी बराबर कितना? 6। तो अब यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा किसका? इसी अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम सल्फेट का, तो कितना हो जाएगा? इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितना हो जाएगा? 6। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो अब हम लोग फिर से उस क्वेश्चन पे जाते हैं। हमने क्या सीखा? फिर से बोलो। फर्स्ट लॉ से क्या सीखा था? W बराबर Z इंटू IT कह लो या W बराबर Z इंटू Q, और सेकेंड लॉ से आया था Z बराबर E/F, यानी दोनों को कंबाइन किए तो W बराबर E/F इंटू I इंटू T, जहाँ पे E आपको हमने निकालना सिखाया। E क्या था? इक्विवेलेंट वेट। चलो सबसे पहले NCERT का क्वेश्चन देखो। NCERT में क्या किया है ना, एकदम बेसिक से क्वेश्चन को उठाया है। यही सब बेसिक सीखना होता है। एक बार बेसिक चीज़ सीख जाओगे ना तो उसके बाद कहता है ना, टफ भी चीज़ आता चलेगा ना, अगर सोचते चले जाओगे तो बनेगा, लेकिन पहले तो बेसिक चीज़ सीखो। आपसे पूछा है हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज चाहिए, किसके लिए? रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, इस रिडक्शन में कितना चार्ज लगेगा। क्या दिया है? 1 मोल अल्युमिनियम 3+ से कहाँ जाना है? अल्युमिनियम में। सुनना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, अल्युमिनियम 3+ से कहाँ जाना है? अल्युमिनियम में। पूछा कितना चार्ज लगेगा, सोचो मेरे साथ। यहाँ देखो, यहाँ अल्युमिनियम 3+ है, कहता है अल्युमिनियम में जाएगा। यहाँ चार्ज 0, यहाँ चार्ज 3+, तो 3+ को 3 इलेक्ट्रॉन दोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कहता है इसका कितना मोल है? 1 मोल है। तो 1 मोल के बोलो, यहाँ 1 आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने आपको सिखाया टोटल चार्ज। टोटल चार्ज बोलो कितना लगा? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने अभी भी सीखा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 3 फैराडे, यानी 3 गुने 96,500, इतना क्या हो जाएगा? कूलम। हो गया आंसर? देखो बहुत आसान है, एकदम सिस्टमेटिकली सोचोगे तो बड़े आसानी से बनेगा। चलो फिर से सोचो,
Al3+ को कहाँ जाना था? अल्युमिनियम में। कितना इलेक्ट्रॉन लगा? 3। यानी कह सकते हो एक आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फैराडे, यानी इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी का सेकंड पार्ट है आपका कुछ एनसीईआरटी में, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो यहाँ देखो, कहता है कॉपर 2+ को कॉपर में ले जाना है, तो कॉपर 2+ को ले जाओ, कॉपर 2+ है, इसको कॉपर में ले जाओ। तो बोलो यहाँ 2+ से यहाँ 0 में जा रहा है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो बोलो इसके 1 मोल के लिए ये कितना चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर यानी कितना हो गया? 2 फैराडे। यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी चार्ज बराबर हो गया कितना? 2 फैराडे। 2 फैराडे मतलब 2 × 96,500 कूलम। है आसान, है आसान। एकदम छोटा छोटा चीज अगर स्टार्ट करोगे ना तो दिमाग में समझ में आने लगता है। इससे हमें क्या पता चला? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज? 1 फैराडे। इसीलिए ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। 1 फैराडे बराबर क्या सिखाए थे? चार्ज किस पे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। चार्ज किस पे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। जो भी होता है वो क्या कहलाता है? 1 फैराडे। इससे आपका ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का तीसरा पार्ट है जिसमें कहा आपको 1 मोल क्या लिए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ गया। MnO4- से आपको ले जाना है Mn+2 में, इसका रिडक्शन हुआ। पूछा आपसे कि कितना चार्ज लगेगा। थोड़ा सा सोच के अगर बनाना है तो इसको रोक करके सोचना, मैं आपको बता देता हूँ। बनाना होगा तो रोक के सोचना। सुनो, इसमें अब डायरेक्टली चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है कि कितना का डिफरेंस हो रहा है, कैसे बनाए? तो यहाँ पे चूंकि Mn लिया है तो यहाँ भी Mn को देखो, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उतना तो निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ बोलो 1 ऑक्सीजन पे कितना होता है? 2- तो 4 ऑक्सीजन पे 8-। फिर से बोलना मेरे साथ, 1 ऑक्सीजन पे 2- तो 4 पे 8-। 8- में से 1- बचा लेना है। मेरी बात को समझना, यहाँ 8- है, 8- में टोटल चार्ज कितना बचा लेना है? 1-, यानी कि ऑफकोर्स यहाँ पे कितना रखना होगा? +7। फिर से मेरे साथ बोलना एक बार, हमने क्या बोला? यहाँ 8- है, 8- में से 1- बचा लेना है, तो यहाँ कितना रखना होगा? +7। अब देखो +7 से Mn कहाँ जा रहा है? +2 में, यानी मेरे को यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन देना होगा? 5। फिर से बोलो, +7 से कहाँ जा रहा है? +2 में। कितना का डिफरेंस? 5 का, तो 5 इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो साफ दिखाई दे रहा है इसका 1 मोल के लिए यहाँ कितना हो गया? 5 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 5 मोल इलेक्ट्रॉन। यानी सो कह सकते हो जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो कितना हो जाएगा? 5 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 5 फैराडे, तो 5 × 96,500 कूलम। अरे होगा 1 मोल के लिए यहाँ कितना? 5 मोल, मतलब 1 आयन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे, तो 5 मोल पे 5 फैराडे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एनसीईआरटी का। इसमें ढेर सारा पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। इसको बनाने में, किसको बनाने में? पहला क्वेश्चन पढ़ो, 13 का पहला कहता है 20 ग्राम कैल्शियम बनाना है। कहाँ से? फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, यानी पिघला हुआ Cl2 है, मोल्टेन फॉर्म में है, वहाँ से आपको क्या बनाना है? 20 ग्राम कैल्शियम। आपसे पूछा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी किसके टर्म में? फैराडे के टर्म में आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, समझना मेरे साथ। पहले हम लोग इसको थ्योरेटिकली बनाएंगे ताकि थ्योरी हम लोग समझ सकें, पहले क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना, उसके बाद फार्मूला पुटिंग बनाएंगे। समझना, जैसे ये था कैल्शियम मोल्टेन के फॉर्म में, तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस होगा क्या होगा? कैल्शियम 2+ और 2Cl- में टूटेगा। तो ठीक कर लो पर, क्या हमने बोला? कैल्शियम पर 2+ और ये है 2Cl-। ठीक है जी, इसी कैल्शियम से हमें कैल्शियम बनाना है, सॉलिडिफाई करना है। ठीक है जी, समझना। ये मोल्टेन फॉर्म में था। बोलो इसका अगर हम 1 मोल बनाएंगे तो यहाँ कितना चार्ज है? 2। यहाँ चार्ज कितना है? 0। हमने क्या सीखा कि यहाँ पे हमें चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन।
कितना चाहिए? 2 मोल, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो कितना फैराडे? 2 फैराडे। 2 फैराडे मतलब 2 गुने 96, फैराडे के ही टर्म मैंने पूछा है, फैराडे में ही रहने दो। 1 मोल मतलब कितना? 40 ग्राम। कितना जी? 40 ग्राम। क्या दिखाई दिया? 40 ग्राम अगर हम कैल्शियम बनाते हैं तो मुझे कितना फैराडे चाहिए? 2। क्वेश्चन में दिया था कितना? 20। फिर से बोलो, क्या मैंने कहा? 40 ग्राम अगर कैल्शियम का हम बनाते हैं तो मेरे पास चार्ज कितना चाहिए? 2 फैराडे जरूरत है। तो क्वेश्चन में पूछा था 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए? कितना मिल गया? 1 फैराडे। मिल गया आंसर। 1 फैराडे चाहिए 20 ग्राम बनाने के लिए। फिर से देखो, सबसे पहले इसका हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, वहाँ से कैल्शियम को प्रोड्यूस किया 1 मोल। तो 1 मोल कैल्शियम बनाने में कितना चाहिए? 2 फैराडे, यानी 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, तो 20 ग्राम के लिए कितना फैराडे? ठीक। कहोगे कि नहीं सर ये तो हो गया थ्योरी वाला, फार्मूला वाला। चलिए फार्मूला वाला हम लोग सोचते हैं। बोलो, हमने फार्मूला में क्या सीखा था? W बराबर E/F इंटू आई इंटू टी, यही सीख रखा है हमने, या I इंटू टी। क्यू के फॉर्म में पूछा है ना, टोटल चार्ज पूछा है, यहाँ पे रहने तो क्यू। ठीक है जी। अब बोलो, W वेट कहता है आपको कितना है? 20 ग्राम आपको बनाना था। आपसे पूछा है चार्ज, क्यू पूछा है। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या सिखाए थे? फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इसका बोलो फार्मूला वेट कितना? 20, और चार्ज कितना दिख रहा है? 2, यानी वैलेंसी कितनी? 2। फिर से बोलना, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 40/2 होगा। कैसे? फिर से बोलो, इसका फार्मूला मास कितना? 40, और इसकी वैलेंसी है कितनी? 2। तो 40/2, यहाँ F इंटू क्यू। देखो तो ये इससे कटा 20 टाइम्स में, 20 से ये कैंसिल हो गया, यानी Q बराबर कितना मिल गया? 1F, यानी 1 फैराडे। यहाँ से भी देखो तो वही आंसर आया था, 1 फैराडे, और यहाँ से भी आ गया 1 फैराडे। लेकिन होता क्या है ना, जब तक इस तरह से नहीं सीखोगे ये चीज़, ये सब जो है फार्मूला पुटिंग जो है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज करके गलती कर दोगे। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप समझने लगोगे। लेकिन थ्योरेटिकली पहले क्वेश्चन को ढंग से समझिए। ठीक है, इसको रोक के लिखना होगा, लिखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। अब कहता है 40 ग्राम अल्युमिनियम बनाना है, कहाँ से? फ्रॉम मोल्टेन Al2O3 से। समझना, Al2O3 है एल्यूमिना। इसको तुम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये कैसे टूटेगा? 2Al पर 3+ और 3O पर 2-। सोचना मेरे साथ, यहाँ 2 है, यानी 2 अल्युमिनियम यहाँ अगर हमें बनाना होगा, 2 अल्युमिनियम अगर हमें बनाना होगा। ठीक है जी। यानी इसका अगर 2 मोल अगर आप बनाते हो तो 2 मोल का मतलब कितना हो जाएगा? 2 गुने 27, 54 ग्राम। बोलो हमें चार्ज कितना लगेगा? कहोगे ना इलेक्ट्रॉन का जरूरत कितना होगा, तो सोच के बता इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा। सोचना मेरे साथ, अगर 1 अल्युमिनियम पे 3+ तो 2 पे कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा। या कह सकते हो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत हुआ। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना फैराडे? 6 फैराडे। ठीक है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन पे 6 फैराडे। क्या नजर आया कि हम 54 ग्राम अगर इसका बनाते हैं तो कितना फैराडे? 6 फैराडे, यानी 54 ग्राम ऑफ अगर हम अल्युमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ से? Al2O3 से। कितना फैराडे चाहिए? 6 फैराडे। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि 40 ग्राम बनाना है, तो 40 ग्राम के लिए बोल दो कितना? 6 × 40 डिवाइडेड बाई कितना? 54। इसको सॉल्व करो। देखो तो ये 9 टाइम्स में कटा, 6 1 54, तो ये कितना हो जाएगा? 4.44, इतना फैराडे। चलो, कहोगे कि सर फार्मूला पुटिंग बताओ। एकदम फार्मूला पुटिंग जरूर सीखिए, क्योंकि वो सब आपको एग्जामिनेशन में काम देगा। ये तो सीखने के लिए हम बार बार बता रहे हैं। बोलो हमने क्या सिखाया था? W बराबर Z × IT। Z बराबर क्या सिखाया था? E/F इंटू I इंटू टी। वेट आपको दे रखा है 40। इक्विवेलेंट वेट सोचो, बोलना इसका फार्मूला मास, 1 अल्युमिनियम का मास कितना? 27, और 1 अल्युमिनियम पे चार्ज कितना? 3। ढंग से समझना,
टोटल अल्मीनियम पे चार्ज है 6, लेकिन एक अल्मीनियम पे चार्ज कितना है 3, वही उसका वैलेंसी होगा। अरे होगा ना, एक अल्मीनियम का मास कितना है 27, तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, सोचना मेरे साथ, फार्मूला मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, वैलेंसी कितनी 3, कंफ्यूज नहीं करना। एक अल्मीनियम पे 3 प्लस है तो यहाँ पे 100 कह सकते हो वैलेंसी ऑफ अल्मीनियम। अगर कंफ्यूजन हो जाए तो चेक करो, Al3 प्लस की बात करें तो एक अल्मीनियम पे 3 है तो वैलेंसी कितना होगा 3। हाँ, चूंकि हमको यहाँ 2 मोल बना रहे थे तो 6 फैराडे इलेक्ट्रॉन लगाना, लेकिन अगर एक ही मोल बनाते तो कितना लगता 3 फैराडे, तो फिर 1 मोल बनाते तो यहाँ आधा हो जाता। जैसे बनाना है आपको बनाइए, बट यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कहा उस तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन जब वैलेंसी की बात करोगे तो वैलेंसी हमेशा किस पे लेते हैं, 1 पे, तो 1 पे कितना है 3 चार्ज, तो 27/3 फैराडे, फैराडे है रहने दो। I इंटू टी क्या मांगा था आपसे, टोटल चार्ज मांगा था, तो यहाँ Q का ही फॉर्म रहने दो। चलो जी, इसी को तो सॉल्व करना, ये कटा 9 टाइम्स में, यानी Q बराबर कह सकते हो कितना 40/9, इतना F, ये हो जाएगा 4.44, इतना फैराडे। यही तो आंसर यहाँ भी आया था। आई थिंक ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रोक के लिखना होगा, लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है, पूछता है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, कितना इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होगा कूलम में। यहाँ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यहाँ क्या करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, 1 मोल H2O से O2 में ले जा रहे हैं। सुनो, यहाँ पे हम ऐसा तरीका बता देते हैं जो रिडॉक्स का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, रिडॉक्स का। आपको इक्वेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है कि H2O से कहाँ जा रहा है O2 में, एकदम सिंपल, जो कहा सो लिख दो। बोलो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2 और यहाँ पे 0, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जानते हैं। बोलो कितना का अंतर, 2 का, यहाँ माइनस में है यहाँ 0 में, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिंपल सा सोचो, इसका अगर हम 1 मोल लेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अरे मिलेगा, 1 मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 1 मोल से कितना मिलेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, जस्ट डबल हो रहा है। तो डबल हो रहा है तो चार्ज बोल दो यहाँ पे कितना, चार्ज हो जाएगा आपका 2 फैराडे। कूलम में मांगा था आंसर 2 × 96,500 कूलम, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है FeO है, वो कहाँ जा रहा है Fe2O3 में, कहाँ जा रहा है Fe2O3 में। सोचना मेरे साथ, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे कितना होगा +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ आएगा -6, तो यहाँ पे +6, 2 पे तो 1 पे आएगा +3। बोला यहाँ +2 से कहाँ गया +3 में। हम इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। कितना का अंतर दिख रहा है 1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दो। क्या दिखाई दिया कि 1 मोल अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, चार्ज की बात करोगे तो 1 फैराडे, 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम, हो गया आंसर। एकदम ढंग से सोचिए, एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और है आपके एनसीईआरटी में, इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 15, कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। निकेल नाइट्रेट सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, किससे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाल करके निकेल नाइट्रेट का सॉल्यूशन, उसमें हम करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। कहता है क्या क्या यूज करें, करंट यूज करें कितना 5 एम्पियर का 20 मिनट के लिए। यहाँ देखो क्या किया, टाइम को किस में दे दिया, मिनट में, आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। पूछा आपसे कितना मास निकेल का डिपॉजिट होगा, समझना। पहले लो निकेल नाइट्रेट NiNO3 का होल ट्वाइस, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो निकेल पे 2+ और 2NO3 पर 1-। निकेल का अगर डिपॉजिट कराओगे सॉलिड में, मतलब वहाँ पे सॉलिडिफाई करना होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, ठीक है जी। यानी इसका 1 मोल अगर बनाना होगा तो निकेल का मास होता है तकरीबन 57.8, हम 58 रख सकते हैं, चलो जो भी है 57.8 इतना ग्राम। अब देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लगा, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगा, इसके 1 मोल के लिए कह सकते हो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या हो जाएगा 2 फैराडे,
इतना हमें दिखाई दिया, यानी इतना ग्राम के लिए हमें यहाँ पे 2 फैराडे चाहिए। क्या मांगा था आपसे? मांगा था निकेल कितना डिपॉजिट होगा जब इतना हम पास करेंगे, यानी क्या दिखाई दिया 2 × 96,500 कूलम जब हम पास करते हैं तो हमें इतना मिलता है। ठीक है जी, इतना ग्राम मिलता है जब हम इतना फैराडे पास करते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपसे कहा कि इतना करंट पास किए, चार्ज बराबर हमने क्या सीख रखा है Q × T, I × T, Q बराबर I × T। बोलना करंट कितना है जी 5 एम्पियर, टाइम कहता है 20 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुना करोगे तो कितना हो गया 100 × 12, 12 को 5 से गुना करोगे 60, यानी 6000 कूलम, 6000 कूलम इतना चार्ज पास कर रहा है। फिर से सुनना, इतना चार्ज पास करते तो इतना मिलता, पूछा आपसे कि इतना चार्ज पास करेंगे तो कितना मिलेगा। अब आसान हो गया, अब यूनिटरी जो मेथड है, एक एक नियम जिसको कहते हैं वो लगा दो। क्या मिला 2 × 96,500 कूलम पास करने से कितना ग्राम मिल रहा है 57.8 ग्राम ऑफ निकेल आपको मिला। तो ये अगर आप पास करोगे 6000 कूलम तो ये हो जाएगा 57.8 डिवाइडेड बाई 2 × 96,500, 96,500 और ऊपर में चला जाएगा कितना 6000। इसी को कैलकुलेट कीजिएगा, शायद इसका आंसर है 1.75 ग्राम, शायद जो भी कैलकुलेट करके लाइएगा, ये हमें याद नहीं है, जो भी होगा इतना आएगा, जो भी आएगा आंसर इतना देख लीजिएगा। यानी इतना तक आपको मिल गया कि इतना मास कितना आएगा निकेल का। कहोगे कि सर इसको हम फार्मूला पुटिंग पे कैसे बनाए, बोलो W बराबर क्या सिखाए थे Z × IT, Z बराबर क्या होता है जी E/F × I × T। बैठाना शुरू करो, यही वेट निकालना था आपको, कितना वेट डिपॉजिट होगा। बोलना इक्विवेलेंट वेट कैसे सिखाएं, फार्मूला मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। बोल इसका फार्मूला मास कितना है 57.8, ये 58.7 होता है निकेल का। देख लीजिएगा क्या है एटॉमिक मास, जो भी मास है डिवाइडेड बाय, बोलो यहाँ पे चार्ज कितना है 2, तो अगर मान लो इसका फार्मूला मास हमने लिया है 57.8, चार्ज है 2 फैराडे, बोलो कितना 96,500 कूलम। आई करंट, बोलो करंट कितना दिया हुआ था 5 एम्पियर 5, और टाइम दे रखा था 20 मिनट, यानी 20 × 60। देखो तो ये इक्वेशन और ये वाला सेम आ गया। अब जो भी आंसर आए 1.75 जो भी आता है या 2 जो भी आता है, इतना वेट किसका होगा निकेल का। तो ये हो गया फार्मूला पुटिंग। लेकिन ये तब सीखोगे जब ये जो थ्योरेटिकली है ये अगर सीख गए तो ये आपको आसान लगने लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन होता है वो बहुत आसान रहता है। आपको बस फार्मूला याद रखना है, एक बार अगर एप्लीकेशन सीख गए तो आपसे आसानी से बनने लगेगा। ठीक है, तो आज यहीं पे रहने दीजिए, तो हमारे साथ बने रहिए फर्दर लेक्चर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।